भारतीय गणतंत्र की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली जो कि अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली में हुई थी, उसमें उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट ऑफर किया था सोलर एनर्जी के बारे में। और वो था कि द सन इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सेसिबल टू ऑल बिलोंगिंग टू नन। ये जो वक्तव्य था, ये जो उनका स्टेटमेंट था, इट हैज बिकम वेरी वेरी पॉपुलर एंड वायरल अक्रॉस द सोशल मीडिया in October 2025 because it was such a ancient yet simple fact. Solar energy is one of the most promising fields of energy which is there, which can give us affordable, green, qualitatively cheaper and क्लाइमेट फ्रेंडली ऑप्शन। जब दुनिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिकली मेजर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तब जब हमें इतनी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, उसमें सोलर एनर्जी एक रामबाण का काम कर सकती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2015 में 2 साल दुनिया के इतिहास में पॉपुलर हुआ बिकॉज ऑफ द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। उस वक्त भारत और फ्रांस की सरकारों ने मिलकर यह तय किया कि एक अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस की स्थापना की जाएगी, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम नई दिल्ली के पास स्थित होगा, जिसका पर्पस होगा सोलर एनर्जी को पॉपुलराइज करना, प्रॉपर ट्रेनिंग देना, और भी इसमें एसोसिएटेड जो पॉसिबिलिटीज थी उसको ध्यान में रख के इस सिस्टम के अंदर लाया गया। उस वक्त ये बात सोची गई थी कि जो अलायंस है ये पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी को प्रमोट करने की दिशा में काम करेगा। वो दिन था और आज का दिन है, 11 साल लगभग हो चुके हैं और 100 से ज्यादा, लगभग 123 मेंबर स्टेट्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा हैं, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में इस अलायंस सिस्टम से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। सो ये जो फोकस रहा है आईएसए का, जिसमें फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू फाइनेंस की बात की गई सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क की बात की गई बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, अगर सरकारी तंत्र उनके पीछे खड़ा होगा तो रिस्क कम होंगे, और एक्सेलरेटिंग सोलर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, ताकि हम प्रॉपरली एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा सके। जो अभी पोल्यूटिंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे निकल के हम ग्रीनर और चीपर एनर्जी की दिशा में जाएं। इसको अमेरिका ने यह कहते हुए अपने आप को इस अलायंस से विड्रॉ कर लिया कि ये अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के विपरीत है, दिस इज अगेंस्ट अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति हैं, जिनकी सरकार है, वो लोगों का मानना है कि सोलर एनर्जी इज बंकम। ये वो कल्चर का एक हिस्सा है जिसमें एलजीबीटी के बारे में बात की जाती है, जिसमें गरीबों और असहाय लोगों की मदद करने के बारे में सरकारी तंत्र के जो फंड्स हैं उनके इस्तेमाल की बात की जाती है, माइनॉरिटीज, डाइवर्सिटीज, इनके बारे में बातें की जाती हैं। तो उसी तरीके से क्लाइमेट चेंज एक बंकम, एक होक्स है। सोलर एनर्जी के ऊपर जो फोकस है वो भी अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के विपरीत है। तो 66 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को विड्रॉ कर लिया। उन्होंने तो अमेरिका को इंटरनेशनल जो क्लाइमेट अकॉर्ड है, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, उससे भी विड्रॉ किया हुआ है। ये सोच है इस वक्त अमेरिका की, उसी के तहत उन्होंने इंडिया लेड ये जो इनिशिएटिव था इससे अपने आप को विड्रॉ कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासनकाल में अमेरिका इसका हिस्सा बना था 2021 में, और अब तक लगभग 2.1 मिलियन डॉलर्स का अभी तक उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। लगभग 19 करोड़ रुपए आज के एक्सचेंज रेट के बेसिस पे ये बैठते हैं। तो 19 करोड़ रुपए इस अलायंस में देने से अमेरिकी राष्ट्रीय हितों का नुकसान हो रहा था एज पर ट्रंप, इसीलिए उन्होंने इससे अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो भारतवर्ष के ऊपर और आईएसए के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट एंड अंडरस्टैंड। बट बिफोर वी ऑल्सो हैव टू लुक इनटू कि आईएसए एग्जैक्टली है क्या। तो आईएसए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलायंस है। जो जितनी कंट्रीज आपको मैप में दिखाई दे रही हैं, लगभग 123 कंट्रियों का ये समूह, जो लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, बहुत सारी कंट्रीज इसका हिस्सा बनी। क्योंकि हु कैन अपोज सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी को अपोज करने वाले जो लोग थे दुनिया में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो पार्टी है इस वक्त, वो कुछ चुनिंदा राजनीतिक दलों में से होंगे जो इस एनर्जी को अपोज करते हैं। And because they are sitting in the most powerful chair on the entire world,
जो कि अमेरिकन राष्ट्रपति की चेयर है, इसीलिए उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अमेरिका को इससे विड्रॉ कर लिया। तो 2015 में जब इंडिया और फ्रांस ने इनिशिएटिव की स्थापना की, शुरुआत की, तो ये तय हुआ था कि कुछ सेलेक्ट कंट्रीज इसका हिस्सा होंगे। बाद में इस बात को पुश किया गया कि नहीं, हमें तो इसको मॉडिफाई करना चाहिए चार्टर को। 2020 में चार्टर मॉडिफाई किया गया और अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच आने वाली बहुत सारी कंट्रीज जो या तो पार्शली आती हैं या तो फुली आती हैं, जहां सबसे ज्यादा सन रेज गिरती हैं, जिसे हम कहते हैं इंसोलेशन, उन कंट्रीज को इसका हिस्सा बनाया गया। ऑब्जेक्टिव है डिप्लॉयमेंट ऑफ ओवर 1000 गीगावाट ऑफ सोलर जनरेशन कैपेसिटी। दुनिया में चाइना, ब्राजील, स्पेन, इंडिया जैसे जो कंट्रीज हैं वो एग्रेसिवली सोलर एनर्जी की प्रोजेक्ट्स को लगा रही हैं, क्योंकि ये काफी बेनिफिट लाने वाला है, ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी को बल्कि इन्वायरमेंट को एज वेल। तो ये जो सिस्टम है, अगर इसको हम देखें ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बेसिस पे, तो लगभग 8 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं जो को चेयर हैं। इसमें इंडिया और फ्रांस प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा 8 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं रिप्रेजेंटिंग एशिया एंड द पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, अफ्रीका एंड यूरोप एंड अदर्स। ये इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो काफी डेमोक्रेटिक इन नेचर इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहां पर रखा गया वो था कि इंटरनेशनल सोलर एनर्जी कोऑपरेशन के डोमेन में ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, जिसमें हम बात करेंगे एनालिटिक्स और एडवोकेसी के ऊपर। लोगों जो कंट्रीज हैं, सोसाइटीज हैं, उनके अंदर अवेयरनेस को बढ़ाना। इसके अलावा गवर्नमेंट्स जो हैं, पर्टिकुलरली जो पुअर कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, वहां पे सोलर फ्रेंडली एनर्जी पॉलिसीज में सरकारों को मदद पहुंचाना। डेवलप, टेस्ट एंड इंप्लीमेंट न्यू बिजनेस मॉडल्स फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स, इसमें डिफरेंट तरह के फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के बारे में बात की गई। और इनहैंसिंग फाइनेंशियल एक्सेस बाय मिटिगेटिंग रिस्क को मिटिगेट करना काफी जरूरी है। अनटिल अनलेस कोई भी प्रोजेक्ट कमर्शियली इकोनॉमिकली वायबल ना हो, तब तक हमें उसके ऊपर चिंता रहती है। जैसे ही सरकार की बैकिंग यहाँ पे होती है, गवर्नमेंट्स की बैकिंग होती है, प्रॉपर पॉलिसी विजन रखे जाते हैं, तो ये जो रिस्क है काफी हद तक मिटिगेट हो जाता है। और दुनिया में ग्रीन बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड जैसे कॉन्सेप्ट्स भी आ चुके हैं। तो इस तरह से हम गुड मनी को गुड प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सोलर ट्रेनिंग, डेटा, इनसाइट्स फॉर प्रोफेशनल्स, क्योंकि काफी बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है जो इस सनराइज सेक्टर के अंदर अब ट्रेन हो रहा है, जिसमें इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वर्कर्स हैं, फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं। इन सबको एक तरीके से यहाँ पे मदद पहुंचाने के बारे में बात कही गई थी। जो अल्टीमेट विजन था वो था कि हमें आईएसए का इस्तेमाल करना है टू डेवलप एंड डिप्लॉय कॉस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी सोल्यूशन, ताकि लो कार्बन जो हमारा इकोनॉमिक पाथ है वर्ल्ड का, उसकी तरफ हम तेजी से बढ़ सके। अपार्ट फ्रॉम इट, जो मिशन था वो था एवरी होम सॉरी नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव ए लाइट एट होम। इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो प्रीलिम्स के लिए भी काफी यूजफुल है। इसका नाम है टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटेजी। $1000 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, 1000 मिलियन लोगों तक इसके एनर्जी को पहुंचाना 2030 तक, और 1000 मिलियन टन CO2 का जो एमिशन है उसको कम करना, इसको मिटिगेट करना। अल्टीमेटली दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। तो सारे जो लक्ष्य हैं, जिनमें एनर्जी ट्रांजिशन भी है, डीकार्बनाइजेशन भी है सिस्टम का, इकोनॉमी का, एनर्जी इंटेंसिटी को कम करना भी है, जिसमें ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है, एनर्जी को अफोर्डेबल बनाना है, यूनिवर्सल उसका एक्सेस पहुंचाना। ये सारे जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, इसके सेंटर स्टेज में रखे गए। तो सारे देशों का इससे फायदा हो रहा था। इंडिया का भी इसमें स्पेशल बेनिफिट था, क्योंकि इंडिया एग्रेसिवली अंडर इंडियन नेशनल सोलर मिशन इसको पुश कर रहा है। हमारा जो क्लाइमेट एजेंडा है उसमें हमने बात की कि 2030 तक 500 गीगावाट हम नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेस को अपनी ग्रिड में लाएंगे। 50% हमारी एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का रिन्यूएबल सेक्टर से 2030 तक आएगा, और भारत एक बहुत बड़ा लीडर बन के यहाँ उभरेगा। और हमारी कैपेसिटी भी उसी को ध्यान में रखते हुए इंप्रूव की जा रही है। पिछले साल 2025 में लगभग 45 गीगावाट सोलर एनर्जी इंडिया ने इंस्टॉल की। 50 गीगावाट तक इस एनर्जी को इंस्टॉल हम कर सकते हैं। एज पर द डेटा, इंडिया के पास 144 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, 25 गीगावाट सोलर सेल की कैपेसिटी। तो इंडिया अपने आप में एक बहुत ही प्रबल यहाँ पे पोल बन के उभर के हमारे दुनिया के सामने आ रहा था, और इससे हमारे
जो सॉफ्ट पावर है उसको भी प्रमोशन मिल रहा था, और ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के अंदर भी इंडिया का जो क्रेडिबिलिटी है उसमें हमें इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहे थे। अमेरिका का भी इससे बेनिफिट था, इससे हित था, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज कोई रीजनल नेशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट एज ऑफ नाउ ही इज लाइक एन 80-year-old टीनेजर। वो सुबह क्या बोलते हैं और शाम को क्या बोलते हैं कोई नहीं जानता। इसी कड़ी में उन्होंने ट्रेड वॉर दुनिया में लॉन्च की हुई है, इसी कड़ी में डोमेस्टिक जो अमेरिका के अंदर सिचुएशन है उसको वो खराब करते जा रहे हैं, और जो उनके हिसाब से वो एजेंडा है जिसमें सोलर एनर्जी भी है उसको भी वो टारगेट कर रहे हैं, और उन्होंने अपने आप को, अपने देश को इससे विड्रॉ कर लिया। कुछ इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव जैसे इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल्स इनिशिएटिव 2025 में जापान में हुए थे, 2024 में इंडिया में हुआ था, तो इस तरह के इनिशिएटिव्स आईएसए के बहुत ही क्रूशल हैं इस साल के प्रीलिम्स के लिए। नाउ अमेरिकन विड्रॉवल से होगा क्या, सवाल ये उठता है। तो अमेरिकन विड्रॉवल से कुछ डैमेज नहीं होगा आईएसए को। जैसे मैंने पहले बताया 19 करोड़ रुपए उन्होंने 3 साल में दिए। 19 करोड़ रुपए इज लाइक पीनट्स टू द एंटायर एफर्ट दैट आर देयर। हम 1000 मिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, हमारी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोजेक्ट्स जो हैं इंडिया के अंदर वो लार्जली इंसुलेटेड है, वो अमेरिका के लार्जीज पे, उनके फंड्स पे डिपेंडेंट नहीं। इंडिया में जो डिमांड है सोलर की वो डोमेस्टिक डिमांड है। हमारे बैंक्स, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो भारत के अंदर जो मार्केट की ग्रोथ है उसको देख के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि अमेरिका इसका हिस्सा है या नहीं। अमेरिका के अंदर आज भी वो लोग 20वीं सदी में जी रहे हैं, यूनिपोलर वर्ल्ड में जी रहे हैं कि ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग कंट्रीज कहीं नहीं रह जाएंगे अगर हम उस सिस्टम से हट जाते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत सोच है उनकी। इन्वेस्टमेंट जो है हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर वो अनलाइकली टू स्लो, ऐसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार की एक क्लियर कट नीति है कि हमें इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है क्योंकि हमारे देश के ये हित में है। और रियल रिस्क हालांकि जो होगा वो अफ्रीका और पुअर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर होगा, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, जैसे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, इंडियन ओशन में, जहां पे फंड्स की कमी है, जहां टेक्निकल एक्सपर्टाइज की कमी है, जहां पे अब चूंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर वो पैसा एजुकेशन में लगना है। कुछ पैसा, लिमिटेड पैसे होते हैं इन देशों के पास, और दूसरी तरफ सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली वो एजुकेशन में पैसे खर्च करेंगे, इससे दुनिया का नुकसान होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो कॉन्फिडेंस है फ्रॉम द बिग इकोनॉमीज वो जरूरी होता है इन छोटे देशों में चेंज को लाने के लिए। लेकिन अमेरिका का जो जो अभी विड्रॉवल है वो हर जगह से विड्रॉ कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ से उन्होंने विड्रॉ कर लिया, यूनिसेफ से विड्रॉ कर लिया। तो इस तरह के उनके जो एग्जिट स्ट्रैटेजी है उससे अगर किसी का नुकसान होगा तो सिर्फ अमेरिका का होगा, आईएसए का इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं इंडिया, फ्रांस, जर्मनी और बाकी ब्राजील फॉर एग्जांपल, वो इसमें कंटिन्यूसली इन्वेस्टेड हैं क्योंकि दे अंडरस्टैंड इट इज बेनिफिशियल टू देम। तो अमेरिकन स्ट्रैटेजी इज ए इन ए वे is a short-sighted strategy which is only going to harm their national interest in the long run and ultimately will dent the global consensus around climate change and energy transition. तो इस तरीके से हमें इस चीज का जो इन्होंने एग्जिट लिया है उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। जो लार्जर उनकी पॉलिसी है उसका ये छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने सिर्फ आईएसए को टारगेट नहीं किया है, सिर्फ इंडिया को टारगेट नहीं किया है, उन्होंने बाकी 66 टोटल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। दैट वाज ऑल अबाउट अमेरिकन एग्जिट from the International Solar Alliance. It will only make International Solar Alliance far more attractive to the countries around the world who are invested in global stability and the leadership of a plural democratic society like India. Thank you for giving me your time.